जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूं ई श्रम कार्ड के बारे में। ई श्रम कार्ड को लोग मजदूर कार्ड समझ रहे हैं या फिर बहुत लोगों का सवाल मेरे कमेंट बॉक्स में आया था। इससे पहले भी मैं ई श्रम कार्ड पे एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें बहुत सारी बातें मैंने बताई थी, लेकिन डिटेल्स में कुछ छूट गया था। बहुत सारे सवाल ऐसे आए थे जिसका जवाब मैं आज देने जा रहा हूं। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये हो सकता है। बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि किन किन लोगों का बन सकता है ये ई श्रम कार्ड, मतलब कि ये ड्राइवर का बन सकता है कि नहीं, बढ़ई का बन सकता है कि नहीं, माली का बन सकता है कि नहीं, मतलब किन किन लोगों का बनेगा। तो ये पूरा आज बताऊंगा कि कितने लोगों का बनेगा, कौन कौन टाइप के मजदूर का बनेगा। बहुत लोग ये भी सवाल कर रहे थे कि मजदूर कार्ड और ई श्रम कार्ड दोनों एक ही है या अलग अलग है, या फिर मनरेगा कार्ड, इन सभी में अंतर क्या है। मैं सारा डिटेल्स बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। और इससे फायदा क्या है, नुकसान क्या है। फायदा तो सभी लोग बता रहे हैं लेकिन नुकसान नहीं बता रहे हैं। मैं सारा चीज आज बताऊंगा। पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है हर बार की तरह कि पूरे वीडियो में बने रहे। आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा और इसका लाभ उठा सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं। तो आप पूरा वीडियो देखिए, पूरे वीडियो में बने रहिए, वीडियो मत छोड़िए। ये वीडियो जो देख रहे हैं इसको लाइक जरूर कर दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक कीजिए। मन में कोई सवाल प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, तो इसी प्रकार से जो सवाल आपका होगा उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। जैसे ये वीडियो बना रहा हूं पिछले सवाल पर। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ई श्रम कार्ड जो है, ई श्रम कार्ड है वो मजदूर कार्ड नहीं है। मजदूर कार्ड बिल्कुल अलग है। वो जो राज्य सरकार का होता है मजदूर कार्ड, वो बिल्कुल अलग है। मजदूर कार्ड बहुत सारे लोगों का बना हुआ है। वो राज्य सरकार का स्कीम होता है और रजिस्टर्ड संस्था जो होता है उसके तरफ से मजदूर कार्ड बनाया जाता है। तो उसके अलग अलग लाभ है, अलग अलग योजना है वो। लेकिन ये जो ई श्रम कार्ड जो बन रहा है ये नेशनल लेवल का है, मतलब ये पूरा नेशनल लेवल का है, पूरे देश में मान्य होगा। इससे फायदा क्या है, बहुत सारे फायदे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। और कैसे कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा बता रहा हूं अभी आपको। भारत में लगभग 38 करोड़ असंगठित मजदूर है। असंगठित मजदूर आप समझ रहे हैं। असंगठित मजदूर हम उसे कहते हैं जो न किसी संस्था में रजिस्टर्ड है, न किसी बड़ी कंपनी में रजिस्टर्ड है, न उसका कोई संगठन है। असंगठित मजदूर जो बिना संगठन के काम करते हैं, जैसे लेबर का कोई काम करता है, कोई बढ़ई का काम करता है, कोई राजमिस्त्री का काम करता है, कोई ड्राइवरी कर रहा है, कोई माली का काम कर रहा है। बहुत सारा काम है, मैं सारी काम गिनाऊंगा, लिस्ट भी बताऊंगे कि कौन कौन बनवा सकता है, वो लिस्ट तो बताऊंगा ही। तो ये सब जो है असंगठित मजदूर इस टाइप के होते हैं। और भी बहुत सारे टाइप का होता है, सबका नाम अभी बताऊंगा, पूरे वीडियो में बने रहे। तो असंगठित मजदूर जिसका कोई संगठन नहीं है, कोई यूनियन नहीं है, उसके लिए है ई श्रम कार्ड बनवाना। इससे फायदा क्या होगा आपको, ई श्रम कार्ड अगर आपका बन जाता है, एक बार ई श्रम कार्ड बन जाता है और वो कार्ड आपके हाथ में आ जाता है, तो इस कार्ड के द्वारा देश में कहीं भी काम करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि ये जो कार्ड बनता है तो इसमें बहुत सारा चीज़ डाला जाता है। जैसे आपका नाम डाला जाता है, शैक्षणिक योग्यता डाला जाता है, आधार नंबर से लिंक होता है, आपके मोबाइल नंबर से लिंक होता है। इससे फायदा क्या होगा कि पहले आप अपने स्टेट से बाहर, अपने जिला से बाहर जब काम करने जाते थे, कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, कोई छोटा प्रोजेक्ट हो, किसी के घर में, किसी के बंगला में, किसी की कोठी में, किसी कंपनी में, किसी के फैक्ट्री में, तो वहाँ आप पर शक किया जाता था। सोचा जाता था कि भाई कहाँ से आया है, बिहार से आया है, यूपी से आया है, बंगाल से आया है, उड़ीसा से आया, उत्तराखंड से आया, भाई काम करने के लिए आया बड़े शहरों में, हो सकता है कि चोरी करके भाग जाए या फिर इसके पास कोई प्रूफ नहीं है। आप पर भरोसा नहीं करते थे लोग, ये काम करेगा नहीं करेगा, रुकेगा कि नहीं रुकेगा, टिकेगा कि नहीं टिकेगा, इसके पास एक्सपीरियंस क्या है। लेकिन ई श्रम कार्ड जो बन जाता है ये इस चीज़ की गारंटी है कि ये बंदा ये काम करता है। उसमें सारा लिखा रहेगा जो आप काम करते हैं, ये बंदा ये काम करता है और इसके पास रजिस्टर्ड कार्ड है और वही आपका पहचान का काम करेगा। आपका कोई भी कुछ वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, ना कंपनी वालों की, ना फैक्ट्री वालों की, ना कोई कोठी मालिक का, ना बंगला मालिक का। जहां आप काम कर रहे हैं उसको कुछ भी आपके बारे में वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा डाटा आपके ई श्रम कार्ड में रहेगा। क्योंकि ई श्रम कार्ड के द्वारा नेशनल डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। नेशनल डाटाबेस जो होता है, तो नेशनल डाटाबेस का मतलब समझ रहे हैं कि पूरे देश में 38 करोड़ असंगठित मजदूर है, सबका डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, मतलब सबका ब्यौरा सरकार के पास रहेगा। इससे और एक फायदा है। फायदा क्या है कि सरकारी योजना जो आएगा, सरकारी योजना मतलब सरकारी कोई काम आएगा बड़ा, जिसमें बहुत सारे मजदूर की जरूरत होगा, बहुत सारे ऐसे लोगों की जरूरत होगा जो टेक्निकल कुछ जानते हैं, कुछ उसके पास अलग तरह के नॉलेज है, अलग तरह के ज्ञान है, अलग तरह के आइडिया है, अलग काम जानता है। उस तरह के लोगों को वो हायर भी कर सकती है। उसके पास जब डाटाबेस रहेगा तो वो हायर भी कर सकती है। हो सकता है संविदा के आधार पर, हो सकता है सरकारी नौकरी के आधार पर। तो ये आपको फायदा ही पहुंचाएगा। इसके लिए बहुत पहले कानून भी बना हुआ है, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया था। जैसे मैं आपको बता दूं कि द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 और इंटर स्टेट माइग्रेट वर्कमैन एक्ट 1969, ये दोनों कानून
1969 और 1970 में बना हुआ है, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया था अब तक। इसी में कुछ नया जोड़कर वर्तमान सरकार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये अभी लागू कर रही है कुछ नया जोड़कर। ये बहुत ही अच्छा काम है, सराहनीय काम है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसके अलावा इसके फायदे और बता देता हूँ। इसमें आपको बीमा कवर मिलेगा, इंश्योरेंस कवर। मतलब कि वो कार्ड आपका बन गया एक बार, तो आपकी मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, खुदा न करे ऐसा हो आपके साथ, ईश्वर न करे ऐसा हो आपके साथ, लेकिन अगर हो जाता है, एक्सीडेंटल कुछ भी हो सकता है, तो अगर मृत्यु हो जाती है तो फिर इस पर 2 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। जिसके पास कार्ड है, कार्डधारी की मृत्यु हो जाती है तो उसको 2 लाख, उसके नॉमिनी जो होंगे उसको 2 लाख रुपया इंश्योरेंस कवर मिलेगा, मतलब कि इंश्योरेंस का पैसा उसे मिलेगा। और अगर जो कार्डधारी है उसका एक्सीडेंटल विकलांग हो जाता है, विकलांगता हो जाती है, तो ये मृत्यु पर तो आपको 2 लाख रुपया मिलेगा। और विकलांगता के आधार पर, विकलांगता अगर हो जाता है तो जैसे कि एक हाथ क्षति हो गया, एक पैर क्षति हो गया, या फिर एक आंख डैमेज हो गया, किसी प्रकार का विकलांगता हो जाता है, तो उसके आधार पर 1 लाख रुपया का इंश्योरेंस कवर रहता है। उस व्यक्ति को 1 लाख रुपया मिलेगा विकलांगता के आधार पर, लेकिन मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपया। मतलब ये इंश्योरेंस कवर भी कर रहा है ये कार्ड। 38 करोड़ असंगठित मजदूर है, जिसमें से मात्र लगभग अभी तक 4 करोड़ का ही ई श्रम कार्ड बना है। मात्र 4 करोड़ लोगों का ही ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन हुआ है। लोगों को अभी पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। पूरे देश में ये मान्य होगा, ये कार्ड जो होगा ये पूरे देश में मान्य होगा। अब भारत में कहीं भी ये कार्ड दिखा के कहीं भी काम कर सकते हैं। कोई आपको चोर नहीं समझेगा, कोई आपको बाहरी नहीं समझेगा, कोई आपको ये नहीं समझेगा कि इसको हुनर नहीं आता है, काम नहीं आता है। वो एक तरह के एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट होगा। अगर ये कार्ड आज बना, 10 साल आप काम करते हैं, 10 साल के बाद कहीं दिखाते हैं, तो उस बंदे को पता रहेगा कि ये 10 साल से ये काम कर रहा है। ई श्रम कार्ड आपका रहेगा, एक एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट रहेगा। इसके आधार पर कहीं आपको सैलरी भी अच्छा खासा मिलेगा, सैलरी भी बढ़ेगा। जितना पुराना होगा उतना अच्छा सैलरी आपको मिलेगा कहीं भी। इसके लिए भारत सरकार ने इस साल में 404 करोड़ का बजट रखा है। 404 करोड़ का बजट रखा है सरकार ने। अब आप सोचेंगे कि 404 करोड़ किसको मिलेगा? ये तो कार्ड बन रहा है, 404 करोड़ रुपया मिलेगा कहाँ, जाएगा कहाँ? मतलब कि इसमें से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई विकलांग हो जाता है, तो उसको तो बीमा देना ही है, वो तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा कहाँ खर्च होगा वो बताता हूँ। जैसे कि कोविड-19 से अगर मृत्यु होती है किसी मजदूर की, कोविड-19 से मृत्यु होती है, या फिर किसी परिस्थिति में लॉकडाउन लग जाता है देश में, या फिर कोई आपदा आ जाता है, या फिर देश में किसी प्रकार का महामारी आ जाता है, इस कारण देश को बंद करना पड़ सकता है। जैसे कि 2 साल से आप देख रहे होंगे 2020 में, 2021 में 2 महीने 3 महीने के लिए लॉकडाउन लगा था, पूरा देश बंद था, सबका काम काज बंद था। इसमें शायद आपको मालूम हो या ना हो, जितने लोगों का ई श्रम कार्ड बना हुआ था, सबके अकाउंट पे 5-5 हजार रुपये सरकार की तरफ से दिया गया था। सबके अकाउंट पे गया था 5-5 हजार रुपया। आपको मालूम भी हो, जिसको कार्ड होगा उसको पता होगा, उसके अकाउंट पे पैसा गया है। इस तरह के आपदा में पैसा दिया जाता है। तो 404 करोड़ का जो बजट है इसी सब में जाते हैं। इसके अलावा बीच में नए जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जो नया वर्कर होगा, जो नया कामगार होगा, जो नया मिस्त्री होगा, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो बीच में होता क्या है कि एक बार सभी मजदूर को, जिसको मिल गया उसको तो मिल गया, लेकिन जिसको नहीं मिला सभी मजदूर को, किसी को 10,000, किसी को 15,000, किसी को 20,000 एक बार मुफ्त दिया जाता है। सामान खरीदने के लिए, औजार खरीदने के लिए दिया जाता है, चाहे वो राजमिस्त्री हो, लेबर हो, तो एक बार दिया जाता है ताकि उससे अपना औजार खरीदे और उस काम को स्टार्ट करे जो काम वो कर रहा है, या फिर उसके पास सामान है भी इसीलिए दिया जाता है ताकि वो नया सामान खरीद के अपना रोजगार करे, काम करे। अब मैं आ जाता हूं उस मुद्दे पर। मैं आपको बताता हूं कि किन किन लोगों का बनेगा। मजदूर बहुत तरह के होते हैं, कौन कौन मजदूर को बनेगा और किस किस मजदूर को नहीं बनेगा। तो आपको बता दूं कि इसमें क्या है कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, मतलब मैं आपको बता दूं कि छोटा किसान जो छोटा खेती करते हैं और उसी से अपना जीवन यापन करते हैं, उसके लिए ये कार्ड बेहतर है और उसको भी ये कार्ड बनना है, तो वो भी बनवा सकता है ये कार्ड। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जो है तो छोटा किसान बनवा सकते हैं। दूसरा आपको बता देता हूं कि एग्रीकल्चर लेबर समझ रहे, खेती बाड़ी में जो मजदूरी करते हैं। जैसे देखते होंगे आप कि बिहार के, यूपी के, बंगाल के बहुत सारे मजदूर पंजाब में जाते हैं खेती बाड़ी में, वहाँ पे मजदूरी करते हैं, या फिर अपने राज्य में ही रह के बड़े बड़े किसान के यहाँ या फिर बड़े जमींदार के यहाँ मजदूरी करते हैं, तो उसे बोलते हैं एग्रीकल्चर लेबर। तो उसको भी ये कार्ड बनना है, वो भी बनवा सकते हैं। पूरी बात सुनिएगा, देखिएगा कौन कौन का बनेगा। मैं अभी बता रहा हूँ, पूरा लिस्ट बता रहा हूँ। और आगे क्या है, शेयर क्रॉपर आप जान रहे हैं कि छोटा बिजनेसमैन होता है, जो छोटा पूंजी लगाकर छोटा काम करता है, छोटा व्यवसाय करता है, उनके लिए है।
आगे बता देता हूँ आपको फिशरमैन। फिशरमैन वो होते हैं जो मछली का धंधा करते हैं, मछली का तालाब है, मछली का धंधा करते हैं, मछली का काम करते हैं या फिर मछली बेचते हैं। ये लोग भी ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ई श्रम कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। इसके आगे आपको बता देता हूँ कि लेबलिंग एंड पैकेजिंग, मतलब लेवल का काम, पैकेजिंग का काम, पैक करने का काम जानते हैं, चाहे किसी भी प्रोडक्ट का हो, चाहे फैक्ट्री में काम करता हो या फिर किसी के यहाँ काम करता हो, किसी छोटा सा कारखाना में काम करता हो, तो लेबलिंग और पैकेजिंग करते हैं, वो भी ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। इसके आगे बता दूं कि बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, मतलब बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम जो होता है उसमें जो लेबर होते हैं, लेबर हो, राजमिस्त्री हो, ईंटा चुनाई करने वाला हो, लेबर का काम करते हैं, मिस्त्री का काम करते हैं, वो सारे लोग ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। इसके अलावा आगे बताता हूँ आपको लेदर वर्कर्स, जो चमड़ा का काम करते हैं, चमड़ा का बेल्ट का काम करते हैं, चमड़ा बनाते हैं, चमड़ा का जूता बनाते हैं या फिर किसी प्रकार का मजदूरी करते हैं उस फैक्ट्री में, उस कंपनी में, तो वो ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। आगे बताता हूँ आपको कारपेंटर। कारपेंटर का मतलब ये मत समझिए कि कार को पेंट करने वाले को कारपेंटर कहते हैं, वो कारपेंटर नाम है इसका, लेकिन कारपेंटर हम उसे कहते हैं जो लकड़ी का काम करता है, जिसे बढ़ई कहते हैं, फर्नीचर का काम करता है, सोफा का काम करता है, पलंग बनाता है, कुर्सी बनाता है, टेबल बनाता है, मतलब लकड़ी से संबंधित जो भी काम करते हैं उसे हम कारपेंटर कहते हैं। फर्नीचर से संबंधित जो भी काम करते हैं उसे कारपेंटर कहा जाता है। इसके अलावा पेंटर का भी बनेगा, ये मत समझिए कि पेंटर का नहीं बनेगा, जो दीवार पेंट करते हैं, घर पेंट करते हैं, बिल्डिंग पेंट करते हैं, तो पेंटर का भी बनेगा, कारपेंटर का भी बनेगा और पेंटर का भी बनेगा। और आगे आपको बता दूं कि मिडवाइफ, मिडवाइफ बता दूं, मिडवाइफ उसे कहते हैं जो घर का काम करती है, किसी के घर में खाना बनाती है, किसी के घर में चौका बर्तन करती है, उसे मिडवाइफ कहते हैं, नौकरानी कहते हैं लोग। तो नौकरानी का भी बनेगा, वो भी बनवा सकती है ई श्रम कार्ड, जो दूसरे घर में खाना बनाती है, बर्तन धोती है, साफ सफाई का काम करती है, मिडवाइफ, वो भी बनवा सकती है। इसके अलावा आपको बता दूं कि घरेलू कामगार, जो घर में काम करते हैं, घरेलू कामगार जैसे कोई माली का काम करता है, किसी के यहाँ कोई पानी पटाने का काम करता है, कोई किसी के यहाँ साफ सफाई का काम करता है, किसी के यहाँ ऐसे नौकर के तौर पर काम करता है, वो भी ई श्रम कार्ड बनवा सकता है। इसके अलावा सब्जी एवं फल विक्रेता, किसी प्रकार का आप सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं मार्केट में, तो वो भी बनवा सकता है, उसका भी बनेगा। इसके अलावा आगे और बता दूं आपको कि रिक्शा चालक, रिक्शा चालक जो है, जो रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा चलाने का मतलब जैसे कि जो पैर से रिक्शा चलाते हैं वो तो उसका बनेगा ही बनेगा। इसके अलावा बैटरी रिक्शा हो गया, ऑटो रिक्शा हो गया, इससे संबंधित जितने भी ड्राइवर है सभी लोग ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। आगे देखते हैं कि CSC केंद्र चालक, CSC केंद्र चालक जानते हैं, CSC केंद्र कॉमन सर्विस सेंटर, CSC केंद्र बोलते हैं, तो उसका भी बनेगा, जो कंप्यूटर रख के ऑनलाइन अप्लाई का काम करते हैं, किसी का फॉर्म अप्लाई करते हैं। गांव में देखते होंगे वो सुविधा केंद्र है, बहुत तरह का नागरिक सुविधा केंद्र है, जन सुविधा केंद्र है, ये सब चलाते हैं, तो उनका भी ई श्रम कार्ड बनेगा, वो भी मजदूर में ही आते हैं एक तरह से। उसके अलावा आपको बता दूं आशा वर्कर, आशा तो जानते हैं हर गाँव में, हर मोहल्ला में आशा है, जो बच्चे के डिलीवरी का काम कराते हैं, दाई का काम करती है, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो या मानदेय पर काम करती है, सबका बनेगा। तो ई श्रम कार्ड के लिए इतने लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक बार और मैं रिपीट कर दूं, आप कहे तो कर देता हूं। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, जो छोटे किसान है, एग्रीकल्चर लेबर्स, मतलब कि जो खेती बाड़ी में लेबर का काम करते हैं, शेयर क्रॉपर, जो छोटे मोटे व्यवसाय करते हैं शेयर लगाकर या फिर छोटे मोटे पूंजी लगाकर, फिशरमैन, जो मछली का कारोबार करते हैं या मछली पालन का काम करते हैं, लेबलिंग एंड पैकेजिंग, मतलब कि लेबल चिपकाने का काम करते हैं, पैकेजिंग का काम करते हैं, यानी कि कहीं पैक करते हैं, पैकर का काम करते हैं, उसके लिए है। लेदर वर्कर, लेदर वर्कर जानते हैं कि कोई भी चमड़ा का काम करते हैं या फिर चमड़ा का बेल्ट का हो, जूता का हो, ये काम करते हैं, उसके लिए। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर, मतलब बिल्डिंग में राजमिस्त्री का काम करते हो, लेबर का काम करते हो, उनका बनेगा। कारपेंटर, जिसे बढ़ई कहते हैं, लोहार कहते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, फर्नीचर का काम करते हैं। मिडवाइफ यानी नौकरानी, घर में झाड़ू बर्तन का काम करते हैं, पोछा का काम करते हैं, खाना बनाने का काम करते हैं, उनके लिए है। घरेलू कामगार यानी घर में काम करते हैं, माली का काम करते हैं या फिर नौकर का काम करते हैं या फिर किसी प्रकार का झाड़ू पोछा का काम करते हैं। सब्जी फल विक्रेता, किसी प्रकार का सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं या फिर किसी भी प्रकार का आप ठेला लगाते हैं, तो उसके लिए है। और उसके बाद रिक्शा चालक, रिक्शा चालक में मैंने आपको बताया कि रिक्शा चालक, ऑटो चालक, चाहे हाथ से चलाता हो, चाहे ऑटो हो, 3 व्हीलर हो, वो सभी का बनेगा। CSC केंद्र, जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो काम करते हैं, CSC केंद्र चलाते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं, जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई का काम करते हैं, उनका भी बनेगा। और आशा वर्कर, जो मैंने बताया आपको, दाई का काम करती है, चाहे सरकारी हो, प्राइवेट हो या फिर किसी भी प्रकार से दाई का काम करती है, उसका भी बनेगा। तो बनने का मतलब ये है कि आपको बनवाना होगा, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अप्लाई करना होगा। अब आप पूछेंगे कि इसमें क्या क्या लगेगा, कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, सवाल यहाँ पे ये उठता है। तो ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये तो खुद से भी मोबाइल से अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन इसमें फॉर्मेलिटी इतना है, बहुत पेचीदा है। आप खुद से ना करें तो बेहतर है, होगा ही नहीं। थोड़ा भी 19-20 हो गया, गलत हो गया, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट
रिजेक्ट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। दोबारा अप्लाई करने के लिए आपको बहुत माथापेची करना होगा, बहुत ज़्यादा फिर वेट करना होगा। ये काम साइबर कैफे वाला कहीं करने दीजिए, खुद से ट्राई ना करें तो बेहतर है। ऐसे आप अगर ज़्यादा जानते हैं, बहुत ज़्यादा जानते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान है इसके बारे में, नेट के बारे में, वेबसाइट के बारे में, तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं बताने का कोशिश करूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो पहले बता देता हूं कि आप CSC सेंटर पर जाए, जो कॉमन सर्विस सेंटर होता है, या फिर नागरिक सुविधा केंद्र में जाए। नागरिक सुविधा केंद्र जहां पे कंप्यूटर लेकर लोग बैठे रहते हैं, काम करते हैं, उसे जन सुविधा केंद्र भी कहते हैं। या फिर अभी हर चौक पे, हर चौराहा पे, आपको छोटे शहर हो, गाँव में हो, हर जगह मिल जाएगा आपको कोई ना कोई कंप्यूटर लेकर साइबर कैफे चलाता ही है, वहां पे काम चलता रहता है। सरकार की तरफ से ही रजिस्टर्ड है, क्योंकि जितने भी CSC सेंटर है वो सरकार की तरफ से रजिस्टर्ड है, और वहां से आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पैसा वो लेंगे, आप अप्लाई करेंगे, इसके बदले सरकार भी पर यूनिट उन्हें 20 रुपये देती है। मतलब पर व्यक्ति 20 रुपये सरकार देती है। जितना भी रजिस्ट्रेशन करेगा पर व्यक्ति उसे 20 रुपये सरकार से ऑटोमेटिक मिलेगा CSC केंद्र वालों को। लेकिन फिर आपसे भी कुछ चार्ज किया जाता है, कुछ फॉर्मेलिटी है तो आपसे लिया जाएगा, लेकिन वो बहुत ही अच्छे से अप्लाई कर देंगे, क्योंकि उसमें बहुत डॉक्यूमेंट्स PDF वगैरह अपलोड करना होता है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या लेकर आपको जाना है कि एक बार में ही अप्लाई हो जाए, आपको परेशानी नहीं हो, आसानी से आपका बन जाए। तो मैं आपको बताता हूँ 3 डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। क्या क्या लेके जाना है? आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, तो आधार कार्ड लेकर जाएंगे। तो आधार कार्ड तो बहुत ही कंपल्सरी है, बहुत ही जरूरी है, तो आधार कार्ड लगेगा। उसके अलावा आपका बैंक खाता लगेगा। सबसे बड़ी चीज है कि बैंक खाता लगेगा, क्योंकि सारा योजना का लाभ, जो भी लाभ आपको सरकार की तरफ से मिलना है, सारी योजना का लाभ, चाहे वो सामान के लिए पैसा आता हो, या लॉकडाउन में पैसा आता हो, या कोई आपदा में पैसा आता हो, विपदा में पैसा आता हो, या फिर किसी प्रकार का फंड आपको मिलेगा मजदूर के लिए जो आता है, या फिर किसी प्रकार का अनाज का पैसा हो, किसी प्रकार का जो आएगा वो आपको सीधे खाता पर पैसा आएगा। इसलिए बिना खाता का ये कार्ड रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। इसके अलावा मोबाइल नंबर, मतलब ये 3 तो आपको चाहिए, आधार कार्ड, बैंक खाता और मोबाइल नंबर। ये तीनों चीज़ है, तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि आधार नंबर में भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि OTP आता है। बिना OTP का आपका ये रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड में रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको दिक्कत आ सकती है। पहले मोबाइल नंबर आधार कार्ड में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, वो भी CSC पर ही हो जाएगा, CSC केंद्र पर ही हो जाएगा, तो वहाँ रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद वो खुद अप्लाई कर देंगे। इसके अलावा उस फॉर्म में जो भी सबमिट करना है, तो CSC केंद्र वाले, नागरिक सुविधा केंद्र वाले, या जन सुविधा केंद्र वाले, या फिर साइबर कैफे वाले जहां आप करा रहे हैं, वो पूछ के सारा चीज फॉर्म फिलअप कर देगा। क्या क्या पूछेगा मैं आपसे बताता हूं। जो खास तौर पर जो पूछेगा, जो मेन सवाल है वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे बड़ी चीज कि आपका नाम तो रहेगा, आधार कार्ड में नाम डालेंगे, वो पता डालेंगे, आपकी योग्यता डालेंगे, ये आपको बताना पड़ेगा। योग्यता, शैक्षणिक योग्यता, आप कितने पढ़े लिखे वो डालेंगे। तो कोशिश करें जो ओरिजिनल है। बहुत लोग डर से नहीं बताते कि ज़्यादा पढ़े लिखे बताएंगे तो फिर मजदूर कार्ड नहीं बनेगा, मजदूरी का पैसा नहीं मिलेगा। नहीं, आप जो ओरिजिनल है, जितने पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो सारा चीज़ लिखवाइए। चाहे हायर एजुकेशन है, आप 10+2 किए हुए हैं, 10वीं किए हुए हैं, मैट्रिक किए हुए हैं, सब कुछ लिखाइए उसमें। इससे फ़ायदा क्या होगा, मैंने आपको बताया। इससे फ़ायदा ये होगा कि कभी भी सरकार की तरफ से कोई योजना आता है, कोई वैकेंसी आता है, कोई फंड आता है, तो आपको सूचना किया जाएगा, वहाँ पे बहाली आपकी की जाएगी। चाहे वो संविदा के आधार पर हो, या सरकारी नौकरी के आधार पर हो, या फिर मानदेय के आधार पर। जैसे आप देखते हैं कि शिक्षा मित्र है, आपको आशा का काम हुआ, विकास मित्र का काम हुआ, ये सब सरकार की तरफ से ही मानदेय पर है। सचिव का काम हो गया, सरकार की तरफ से मानदेय पर है। लेकिन ये सरकार की तरफ से जो भी योजना आता है तो इन लोगों को बताया जाता है, इसी प्रकार से बहाली होती है। आपके पास योग्यता रहेगा तो योग्यता के आधार पर आपको सूचना किया जाएगा, आपको नोटिस किया जाएगा, आपको मैसेज दिया जाएगा, पहला प्राथमिकता आपको दिया जाएगा। इसीलिए अपनी योग्यता जरूर लिखा है। जो आपको फैसिलिटी मिल रहा है, जो आपको मिलेगा वही सबको मिलेगा। अपनी शैक्षणिक योग्यता न छुपाए, अपनी पढ़ाई लिखाई न छुपाए। इसके अलावा वर्क वहाँ पे डालना है, क्या काम करते हैं, कौन सा काम करते हैं, तो मैंने आपको बताया। इसमें से जो भी काम करते हैं, जो मैंने बताया, वो आपको डलवाना है। इसके अलावा आपको कौशल डलवाना है। कौशल जानते हैं कि आपके पास टेक्निकल कोई ज्ञान है, नॉलेज, जैसे कंप्यूटर का नॉलेज है, आपको किसी प्रकार का टेक्निकल हुनर है, मैकेनिकल का नॉलेज है, या फिर कोई भी टेक्निकल जो हुनर है जो आप कर सकते हैं, तो वो आपको उस पर लिखवाना बहुत ही जरूरी है। चाहे सर्टिफिकेट आपके पास हो नहीं हो, लेकिन काम जानते हैं तो अपना कौशल जरूर वहाँ पे लिखवाइए। तो ई श्रम कार्ड में इतने सारे, बहुत सारे फायदे हैं। अब नुकसान क्या है, मैंने ये भी बताया कि नुकसान भी बताऊंगा। तो नुकसान आपको बता दूं कि इसमें नुकसान कुछ भी नहीं है, क्योंकि लेबर है तभी इस कार्ड के लिए आप रजिस्ट्रेशन कराइए। मैं आपको कह रहा हूं कि आप लेबर है, चाहे इतने प्रकार का काम करते हैं, तभी आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, अन्यथा रजिस्ट्रेशन नहीं करवाइए, क्योंकि ये उनके लिए नहीं है।
उनके लिए नहीं है जो बड़ी कंपनी में एचआर का जॉब करते हैं, मैनेजर का जॉब करते हैं, सुपरवाइजर का जॉब करते हैं, अच्छे पोस्ट पे काम करते हैं, जिसका ईपीएफ करता है, या फिर सरकारी संस्था में ही हो, छोटे काम हो लेकिन सरकारी संस्था में काम करते हैं, जिनकी सैलरी 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 है, वो लोग इसमें प्रयास न करें तो बेहतर है। क्योंकि इसमें अगर रजिस्ट्रेशन एक बार करा लिए, मैं खास तौर पर युवा लोगों से कहता हूँ, युवा लोग जो यंग लोग हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और जो लोग अभी कुछ हुनर सीख रहे हैं या कोई टेक्निकल नॉलेज है, तो वो अपना काम छुपाकर, अपना योग्यता छुपाकर ये कार्ड बनवा रहे हैं, बहुत लोग बनवा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भविष्य में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। जैसे कि कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, इंजीनियरिंग किए हुआ है, पॉलिटेक्निक किए हुआ है, आईटीआई किए हुआ है, या आप बीसीए किए हुए हैं, कंप्यूटर से संबंधित कोई कोर्स किए हुए हैं, बहुत सारा टेक्निकल नॉलेज है, एलएलबी किए हुए हैं, या फिर बहुत सारे लोग जो छोटा मोटा फार्मेसी का कोर्स किए हुए हैं, ये सब किए रहते हैं। तो इन लोगों का बहुत स्कोप है, आगे बहुत स्कोप है, इस तरह के काम उन्हें बहुत सारा मिल जाएगा, पूरा लाइफ बचा हुआ है, उन्हें अच्छी सैलरी, अच्छी पैकेज पर अच्छा जॉब मिल जाएगा। लेकिन वो लोग ये सब चीज छुपा कर स्टार्टिंग में ही इसमें रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं कल होकर, तो वो मजदूर कहलाए जाएंगे, उनका मजदूर का कार्ड बन जाएगा। कहीं अच्छी जगह आप अप्लाई करेंगे तो हो सकता है इसके कारण आपको दिक्कत हो, क्योंकि मजदूर कार्ड आपने बनवा रखा है, ई श्रम कार्ड बनवा रखा है, वही नेशनल लेवल पर डाटाबेस आपका तैयार है, तो आपके आगे चल के दिक्कत हो सकती है। आप मजदूर है तभी यह कार्ड बनवाए, मजदूर नहीं है, आप अच्छे घर से आते हैं, आपके पिताजी अच्छे सैलरी पर काम करते हैं, आपका अगर अच्छा स्कोप है, लगता है कि मैं अच्छा काम करूंगा, अच्छे पोस्ट पर काम कर सकता हूँ, अच्छा मेरे टेक्निकल नॉलेज है, अच्छा कोर्स कर रहा हूँ, तो इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करा, ये नुकसान हो सकता है आपको, आगे चलकर नुकसान हो सकता है। क्योंकि एक बार डाटाबेस आपका तैयार हो गया, आधार से लिंक है, एक बार लिंक हो गया आपका मजदूर में तैयार हो गया, फिर आगे चल के आपको दिक्कत आ सकती है। इसीलिए जिसका ये अधिकार है, जिसका हक है, उसे बनवाने दीजिए, उनका काम का है ये चीज। हकमारी मत कीजिए, हकमारी करेंगे, क्योंकि आपको बता दूं कि पूरे देश में 150 करोड़ आबादी है, जिसमें से 38 करोड़ ही मात्र असंगठित मजदूर है। ओरिजिनल जो किया गया है, सर्वे के आधार पर बताया गया, तो उतने लोगों को ही करने दें। ये नहीं कि आप बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा दुकान चला रहा है, अच्छा नौकरी कर रहे हैं, कहीं प्राइवेट बढ़िया जॉब कर रहे हैं, जहाँ पीएफ आपका करता, अच्छे पोस्ट पे काम कर रहे हैं, आप ई श्रम कार्ड बनवा ले रहे हैं इसलिए कि सरकार से कुछ फायदा ले लेते हैं। ये तो मजदूर का हकमारी आप कर रहे हैं, ये मजदूर का ही लेने दीजिए, मजदूर को ही करने दीजिए, छोटा मोटा जो काम करते हैं उन्हीं को ये रजिस्ट्रेशन करने दीजिए। यहाँ तक कि करने क्या दीजिए, आप करवा दीजिए, उनका सहयोग कीजिए, ये उनके लिए ही है और उन्हीं के लिए बजट पास होता है। ये तो दोस्तों, मैंने विस्तार से पूरी जानकारी आपको दे दी है ई श्रम कार्ड के बारे में। ई श्रम कार्ड के बारे में मैंने पूरी विस्तार से आपको जानकारी दी है। अगर इसके बारे में कुछ छूट गया हो, कुछ जानना हो, या आपको लगता है कि कुछ भूल गया हो, या फिर आपके मन में कोई नया सवाल आ रहा है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं सारा मैसेज पढ़ता हूँ, सारा कमेंट को पढ़ता हूँ, जवाब नहीं दे पाता हूँ क्योंकि टाइम का कमी रहता है, मैं और भी काम करता हूँ। और इसके अलावा होता क्या है कि बहुत सारे एक तरह के ही सवाल आते हैं, तो आप सवाल लिखना ना भूलें, सवाल लिखें। इससे फायदा क्या होगा कि जितने भी सवाल आते हैं उसी के आधार पर एक ही वीडियो बनाता हूँ, जैसे कंप्लीट ये वीडियो बनाया हूँ, इसी प्रकार से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सभी के सवाल का हल मिल जाएगा, सभी के सवाल का उत्तर मिल जाएगा। तो आप कमेंट करेंगे, उसी आधार पर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। और किसी नए टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए, वो भी आप लिख सकते हैं। किसी कानून से संबंधित जानकारी या फिर किसी भी योजना से संबंधित जानकारी आप चाहते हैं, बैंकिंग से संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं नई वीडियो भी उस पर बना दूंगा। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए या फिर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर दबा लें। होगा क्या कि नई नई जो वीडियो अपलोड होगी इस पर, वो आपको सबसे पहले मिलेंगे, आप नई नई जानकारी मुफ्त में प्राप्त करेंगे। अगर पहले से आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में, जो आप ही के मुद्दे पर होगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।